ऑन है सब। गुड मॉर्निंग। तो होमवर्क हो गया। मैंने आपको क्या क्या दिया था होमवर्क में? S1 में और नहीं, हाँ S1 में 34 से 42, ठीक है। और उसके अलावा O1 में भी दिया था और एक DPP मैंने आपको दी थी। तो आई थिंक इससे आगे बढ़ते हैं, हम आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। इसके डाउट्स जो है आप ग्रुप्स में पूछ सकते हो। तो इसको हम अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, Cl2 प्लस KOH कन्वर्टिंग इनटू KClO प्लस KCl प्लस H2O। KClO जो बना है उसको फिर हमने कन्वर्ट कर दिया KClO3 प्लस KCl, और फिर फाइनली KClO3 से हमने बना दिया KClO4 प्लस KCl। इसको फिर हमने बैलेंस किया। ये बैलेंसिंग इस तरह से हो जाएगी, यहाँ पर ट्वाइस KCl आ जाएगा, यहाँ पर 4 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, और यहाँ पर ये ट्वाइस KOH। ठीक है। तो यहाँ पर अमोल गर्ग देखते हैं 36 34 एक बार मैं देख लूंगा, फिर मैं आपको वापस अगर लगेगा तो मुझे लगेगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो ग्रुप में करेंगे। तो ये रिएक्शंस थी, इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, और मेनली मैंने आपको बताया था कि हाँ किस तरह से इनको रिलेट करना है। इसके x मोल है तो इसके कितने मोल्स बनेंगे वो हमने देखा, बाकी सब्सटेंसेस के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। और इसी के अंदर एक पार्ट और भी हमने किया था, और वो था कि अगर यहाँ पर इनकी यील्ड जो है अगर वो 100% नहीं हो तो हमें क्या करना होगा। इवन एक क्वेश्चन हमने किया था, अगर इसकी यील्ड 50% है, इसकी यील्ड जो है 25% है, और इसकी यील्ड जो है वो 20% अगर है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। लेकिन अब यहां पर जब हम इस पार्ट को कर रहे थे, लास्ट टाइम जब हम इसको कर रहे थे, तो कैलकुलेशन जो है जैसे होता है क्या है, हमने देखा था लेट से इसके x मोल्स हैं, इससे KClO के कितने बनेंगे, तो 100% यील्ड के केस में तो x, लेकिन यहां पर यील्ड 50% है तो हमें यील्ड से इसको मल्टीप्लाई करना होगा 50/100, तो क्या आ गया 1/2। अब हम मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा 1/2, ठीक है 1/2 हमने लिख दिया। अब जितने मोल्स यहां आए थे उतने यहां लिख दिया। अब ये इससे हमें क्या बनाना है KClO3। अब हमें इससे KClO3 के मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये 1/3 तो वैसे ही आएगा, x इंटू 1/2 यहां पर है, लेकिन ये भी तब होगा जब यील्ड 100% होगी, लेकिन यहां पर यील्ड 100% नहीं है, यहां पर यील्ड कितनी है 1/4, 25/100 वो मैंने लिख दिया। उसके बाद अब हमारे पास KClO3 के इतने मोल्स हैं, एज इट इज मैं लिख रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर रहा हूं, 1/2 इंटू 1/4। अब हमें देखना है KClO4 के कितने मोल्स बनेंगे, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 3/4, मोल्स कितने 1/3 इंटू x इंटू 1/2 इंटू 1/4, एज इट इज मैंने लिख दिया ये वाला पार्ट, इंटू 3/4 कर दिया। लेकिन ये भी तब है जब यील्ड 100% है, तो फिर से 20/100 यहां पर लिख दिया। इनके मोल्स नहीं लिख रहा हूं अभी मैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जल्दबाजी में हो सकता है समटाइम्स हम किसी 1/2 1/3 कोई फैक्टर हम मिस कर जाएं, लिखना भूल जाएं, तो एरर यहां पर हो सकती है। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा समझे, ओवरऑल हुआ क्या, देखिए ये आंसर तो हमारा पहले भी आ रहा था x/4, इसके x मोल से इसके x/4, अगर आप देखोगे इसमें और किससे मल्टीप्लाई हो गया 1/2 1/4 1/5 से ये आंसर और मल्टीप्लाई हो गया।
लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। वो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि पहले इसके x मोल से x मोल बन रहे थे, लेकिन अब x से x नहीं x/2 बनेंगे, क्योंकि यील्ड जो है 50% रहेगी। अब जब यहीं से प्रोडक्ट कम बना है तो आगे भी वो फैक्टर तो कंटिन्यू करेगा। तो ये 1/2 का फैक्टर यहां से आ गया, 1/4 का फैक्टर यहां से आ गया और 1/5 का फैक्टर यहां से आ गया। तो इससे एक चीज और समझ में आती है कि अगर इस तरह से किसी रिएक्शन की यील्ड 100% नहीं हो और आपको सॉल्व करना है तो पहले क्या करो, सबकी यील्ड को 100% मानते हुए सॉल्व कर दो। सबकी यील्ड को 100% मानते हुए सॉल्व कर दिया, ये आंसर आएगा, केवल ये नहीं आएगा। फिर ये देखो क्या इस रिएक्शन की यील्ड 100% है, तब तो ठीक है, हमारा नहीं है तो उस यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/4 इंटू 1/3 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई यील्ड ऑफ रिएक्शन 1 इंटू यील्ड ऑफ रिएक्शन 2 इंटू यील्ड ऑफ रिएक्शन 3। जितनी भी रिएक्शंस हो उन सब की यील्ड से इसको लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, इसके लिए क्योंकि ये 3 रिएक्शन के बाद बन रहा है तो तीनों रिएक्शन की यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 रिएक्शन के बाद बन रहा है तो 2 रिएक्शन की यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 रिएक्शन के बाद बन रहा है तो इसको 1 रिएक्शन की यील्ड के इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं जो नॉर्मली हम लिखते हैं y1 इंटू y2। यहां पर क्या हो जाएगा, ये इस रिएक्शन से बन रहा है 100% यील्ड के केस में इंटू y1। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम एरर कम कर सकते हैं। इसी तरीके को एक नाम भी दिया गया जिसको बहुत जगह पर हो सकता है, आप ऐसे देख लो, फैक्टर लेबल मेथड। फैक्टर लेबल मेथड एक नाम जो है वो कभी कभी दिख जाता है, वो मैं अब आपको बता रहा हूं कि ये फैक्टर लेबल मेथड क्या है। दो ये भी मॉल कॉन्सेप्ट ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। और मेनली ये मेथड कहाँ यूज होता है, फैक्टर लेवल मेथड। तो ये फैक्टर लेवल मेथड जब इस तरह की सिक्वेंशियल रिएक्शंस है तभी हमें यूज करना चाहिए, और सिक्वेंशियल रिएक्शन में भी तब जब हर एक रिएक्शन की कुछ यील्ड दे रखी हो, यानी इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हो तो आप इस मेथड को यूज करो। बाकी तो जैसे हम कर रहे थे वैसे कर ही सकते हैं। दो कोई जरूरी नहीं कि आप इस मेथड को ही यूज करो, मैं ये नहीं कर रहा हूं। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बिना इस मेथड के कर लिया है। आप प्रैक्टिस करो, आप अभी इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। बस इसलिए मैं बता रहा हूं कि कहीं अगर आप ये नाम देख लो फैक्टर लेबल मेथड, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये मेथड तो हमें नहीं पता है। आपको ये वाला मेथड भी पता है, आपको ये मेथड भी पता है, आपको जो अच्छा तरीका लगे वो आप यूज कर सकते हो। हाँ, बहुत बार स्टूडेंट्स आता है सर आप ही बता दो, तो इसमें मैं बहुत कहूंगा आपको कि ये सब प्रैक्टिस पर है। जिसकी आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे वो ज्यादा आसान लगने लगेगा, जिसकी प्रैक्टिस कम करोगे वो थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगेगा। अगर आप दोनों की प्रैक्टिस करोगे तो दोनों ही आपको आसान लगेंगे, और कुछ दिनों बाद लगेगा कि सर ये तो एक ही मेथड है, आप जबरदस्ती अलग अलग बोल रहे हो, आपको लगेगा एक ही तरीके। चलिए, फैक्टर लेबल मेथड क्या कहता है यहाँ पर, वो बड़ा सिंपल सा है। हमें किसके मोल्स निकालने, KClO4 के, तो मोल्स ऑफ KClO4 ये हमें निकालना है। स्टार्टिंग हम कहां से कर रहे हैं, मोल्स ऑफ Cl2। ये Cl2 के मोल्स हमें पता है, KClO4 के मोल्स निकालने हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस Cl2 के मोल्स को बहुत सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए इसे कहते हैं फैक्टर लेबल मेथड। अब वो बहुत सारे फैक्टर्स क्या होंगे, तो फर्स्ट वन, अब इसका तरीका क्या होता है, Cl2 से पहले आपको किसको रिलेट करना होगा, KClO को रिलेट करना होगा। तो यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ KClO अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Cl2, जो कि नॉर्मली हम करते ही हैं। इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट 1/1 यही रहेगा। ये एक फैक्टर है जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय यील्ड ऑफ रिएक्शन 1, जो कि मैंने क्या लिख दिया, y1। अब यूं कह सकते हो आपने इस फैक्टर से जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अब हमारे पास किसके मोल्स आ गए, KClO के मोल्स आ गए। अब हमें KClO के मोल से किसके मोल्स रिलेट करने होंगे, KClO3 के। तो अब हम इसे फिर से एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ KClO3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ KClO इनटू इस रिएक्शन की यील्ड y2। अब आपके पास KClO3 के मोल्स आ गए, तो KClO3 को किससे रिलेट कर दो, KClO4 से। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ KClO4 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ KClO3 इनटू y3। ये फाइनली हमारे पास किसके मोल्स आ गए,
KClO4 के मोल्स आ गए। यहां पर भी हम यही कर रहे थे, यहां पर थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग है। जैसे अब मैं इसको लिखूं तो इसके x मोल है, यहां पर कोफिशिएंट क्या आ गया 1/1, y1 की वैल्यू कितनी हो गई 50 यानी 1/2, फिर यहां पर कोफिशिएंट कितने आ गया 1/3 इंटू y2 की वैल्यू 1/4 इंटू कोफिशिएंट 3/4 इंटू 1/5। चेक करके देख लीजिए, वही चीज है, वही आंसर आएगा। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, विच इज नॉन एज फैक्टर लेबल मेथड। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इस केस में यहां पर आप इसे यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं जिसमें आप ये मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो।
चलिए इसको करके देखते हैं। फिर से कहूंगा कौन सा तरीका यूज करना है वो आप पर डिपेंड करता है। फैक्टर लेवल मेथड यूज करना है वो भी कर सकते हो, बिना फैक्टर लेवल मेथड के करना है वो भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। अभी मैं एक बार पहले फैक्टर लेवल बता देता हूं इसके, हाँ लेकिन ये सब करने से पहले आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करके देखनी पड़ेगी यहाँ पर कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो यहाँ पर NH3H2O, यहाँ पर नाइट्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन के लिए या तो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन है तो कितना करना होगा 3/2, 3/2 प्लस 1 तो 5/2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी 5/2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5/4, यहाँ पर 5/4 तो ये 5/2, ये इससे बैलेंस हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको सिंपली 2 से करना होगा, यहाँ पर भी ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर बैलेंसिंग की अगर हम बात करें तो 2 नाइट्रोजन दिख रही तो 2NO2, ऑक्सीजन 4 1 5, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। अब यहाँ पर इसके 100 मोल्स हैं अमोनिया के, कोफिशिएंट तो NO का, NO से रिलेट करना होगा 1/1 इंटू इट्स इल्ड, तो इल्ड की वैल्यू कितनी आ गई 80/100 यानी 4/5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आ जाते हैं हम, इससे इसको रिलेट करना होगा अगेन 1/1 मल्टीप्लाइड बाय इस रिएक्शन की इल्ड 1/5, फिर यहाँ पर आ जाओ इससे इसको रिलेट करना होगा तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इस रिएक्शन की इल्ड 1/4। तो इसे सॉल्व करना है, 4 से 4 कैंसिल, ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 से ये 10 रह जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2। तो क्या आंसर आ रहा भाई? आंसर तो नहीं है मेरा आंसर, 2 मोल्स 5 मोल्स एंड 10 मोल्स। HNO3 की बात करें, कुछ बैलेंसिंग में गड़बड़ की क्या मैंने? NO2 प्लस H2O, ये भी ठीक है। 100 1/1 इल्ड 80/100 तो 4/5, फिर अगेन 1/1 1/1, तो ये 1/5 क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? यहाँ पर 1/5 नहीं, यहाँ पर 1/2, तो आंसर इज 5 मोल्स, राइट। तो वैसे भी कर सकते हो, तो आंसर इज 5 मोल्स। इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 30 मोल्स आयरन के, यहाँ पे भी पहला काम हमें रिएक्शन को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो ये रिएक्शन तो बैलेंस है, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बैलेंस हो गई, इसको 4 से कर दिया और यहाँ पर क्या हो गया 8, तो ये रिएक्शन भी यहाँ पर बैलेंस्ड हो गई। शुभांशु मित्तल, जिन रिएक्शंस की यील्ड नहीं दे रखी हो उन सब की यील्ड को क्या मानना है हमें 100%। तो अब यहाँ पर फिर से वही तरीका, इसके कितने मोल्स दे रखे हैं 10 मोल्स, यील्ड है ही नहीं, तो अब हम इसी तरह से कर रहे हैं, इसके 30 मोल्स है, 30 मोल से इसके भी कितने बनेंगे 30, फिर 30 मोल से इसके कितने बनेंगे 30/3 1/3 इंटू 30 यानी 10 मोल, इसके 10 मोल से इसके भी कितने मोल्स बनेंगे 10 मोल्स। ठीक है, बड़ा आसान सा है। लेकिन यहां पर अब मैं एक और चीज बता दूं आपको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने इन तीनों रिएक्शंस को पहले बैलेंस किया, फिर इसके मोल से FeBr2 के मोल्स, फिर FeBr2 के मोल से इसके, और इस तरह से हमने इनको किया। लेकिन एक पॉइंट यहां पर ही आता है कि अगर हम देखें यहां पर जितना भी आयरन हम यूज कर रहे हैं वो पहले FeBr2 में गया, फिर FeBr2 से वो Fe3Br8 में गया, और Fe3Br8 से वो फाइनली किस में गया Fe3O4 में। यहाँ पर जितना भी हम आयरन यूज कर रहे हैं वो पहले इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में जा रहा है, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के थ्रू फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है Fe3O4 में। और कोई आयरन का प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बन रहा है। जब ये केमिकल रिएक्शंस होती तो हम कहते हैं कि एटम्स कंजर्व रहते हैं, एटम्स ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आयरन एटम आपने स्टार्टिंग में यूज किए थे वो उतने ही रहेंगे, और यहाँ पर ये सारे आयरन एटम्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं Fe3O4 में, तो जितने आयरन के एटम यहाँ थे उतने ही यहाँ पर भी रहेंगे। तो इसी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो इतनी सारी स्टेप्स करने के बजाय, क्योंकि सिंस ये जितने भी आयरन हैं
वो आयरन के एटम्स Fe3O4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहां पर केवल इस क्वेश्चन हमें इसके मोल्स पता है और इसके मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो रादर देन इतनी सारी स्टेप्स में हम इसे लिखें, आप यहां पर केवल किसको बैलेंस करो, आयरन को। क्यों? क्योंकि हमें पता है आयरन जितना भी यहां पर है वो सारा यहां से किस में जा रहा है, Fe3O4 में। हाँ, ऑब्वियसली उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो कहीं और से आ रही होगी, हमें अभी उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है, आयरन से। तो हमने यहां पर केवल आयरन को बैलेंस कर दिया और अब मुझे पता है इसके 30 मोल्स है और इसके 30 मोल्स है और 3 से 1, तो यहां पर 1/3 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा, 10 मोल्स। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ, लेकिन इसमें हमेशा ये इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि आयरन जो है ना तो ये यहां पर जितना है वो सभी यहां पर जा रहा है, कहीं और से ना तो वो आ रहा है और किसी और प्रोडक्ट में भी वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तभी आप ऐसा कर सकते हो। और हाँ, ये भी तभी कर पाओगे जब यील्ड जो है वो 100% होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने सिंपल सा एक रिएक्शन लिखा है, ये हम तभी कर पाएंगे जब सभी रिएक्शंस की यील्ड जो है वो 100% होगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कहां इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो पर्टिकुलरली क्या होता है, जब आपको कोई टेस्टिंग आप करते हो, टेस्टिंग दो तरह की टेस्टिंग होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये वर्ड्स यूज होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी लेट से मैंने आपको एक अलॉय दिया और उस अलॉय की अगर आपसे कहा जाए कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करें या क्वालिटेटिव टेस्टिंग करें, मतलब ये फाइंड आउट करें कि उस अलॉय के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कौन कौन से हैं, तो ये कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आपको पता करना होता है कि इसके अंदर अगर आयरन है तो कितना परसेंट है, एल्यूमिनियम है तो कितना परसेंट है, क्रोमियम है तो कितना परसेंट है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो जब आप इस तरह की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो, अब मुझे सपोज करिए एक अलॉय के अंदर पता करना कि आयरन कितना है, तो बाकी भी और कोई सब्सटेंस है उसके अंदर, तो मुझे क्या करना होगा, उस अलॉय में से किसी न किसी तरह से आयरन को अलग करना होगा। आयरन को या तो प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा या आयरन के किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मान लो ये आयरन का कोई अलॉय था, उसमें से हमने क्या किया, उसको Br2 के साथ रिएक्ट करवाया और हम मान रहे हैं कि उस अलॉय के अंदर केवल आयरन ही है जो Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसको फिर हमने FeBr2 में कन्वर्ट किया और फाइनली Fe3O4 में आयरन को कन्वर्ट करके उसको अलग कर लिया और इससे हमने इसके मोल्स फाइंड आउट कर लिए, Fe3O4 के मोल्स पता चल गए, तो उससे हमने किसके मोल्स निकाल लिए, आयरन की। तो यहां पर जब आप इस तरह की टेस्टिंग करोगे, अब आपको आयरन का मास फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली बात है आप यही करोगे कि जितना भी आयरन अलॉय में था वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो, Fe3O4 में, वो किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर लाते लाते रास्ते में कहीं गिर गया था, मुझे तो नहीं पता कितना गिरा, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। या आपने कोई और सब्सटेंस उसके अंदर डाल दिया और मैंने पूछा कि ये जो सब्सटेंस आपने डाला है उसमें क्या है, आयरन है या नहीं है, तो कहता वो भी नहीं पता। तो ऑब्वियसली ऐसा आप नहीं करोगे। तो यहां पर जितना भी आयरन है वो इसमें कन्वर्ट होगा। तो जब भी इस तरह की लैंग्वेज आ जाए कि फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ आयरन, तो आप ये समझ लो कि जितना भी आयरन आपके पास है उसे आप किसी एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो उस केस में आप इस तरह से बैलेंसिंग कर सकते हो, आयरन के को केवल बैलेंस करके, और क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे और हम देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर आपको लिखवा रहा हूं कि कैसे हम इस तरह के और क्वेश्चंस कर सकते हैं। If all the carbon atoms in the 962 gram KH3C2O4.2H2O is converted into
Na2CO3 by a sequence of reaction. Find mass of Na2CO3 produced. पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। 100% इल्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब यहां पर क्या हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये जो कंपाउंड है इसमें जितना भी कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na2CO3 में, बाय सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। बाय सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शंस क्या है हमें नहीं पता और ना हमें उससे कोई मतलब है, बस हमें ये पता है कि हाँ जितना भी कार्बन इसके अंदर है C2O4.2H2O, ये सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na2CO3 में, ये हमें पता है। तो अब हमें इस रिएक्शन को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। इस रिएक्शन को C2O4 क्या आ रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास, एक बार निकाल के देखे तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ रहा है इसका, 42, 88, 42 और 88, 130, 130 और 36, 156, 156 डिवाइड हो रहा है 150। 962 डिवाइड बाई 156, और यही अगर हम इसको ऐसे करें C2O4 कुछ गलत नहीं। चलिए अब तो कैलकुलेशन है थोड़ी, कार्बन को हमें बैलेंस करना है तो ठीक है, कार्बन को हमने बैलेंस कर लिया, कितना 2 टाइम्स, इसके मोल्स कितने होंगे तो 962 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास 42, 156, ये इसके मोल्स हो गए। कार्बन को हमने बैलेंस कर दिया, अब इसके मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे, 2 इंटू 962 अपॉन 156, ये इसके मोल्स आ गए। मास निकालना है तो 962 156, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा विच इज 106 ग्राम। सॉल्व कर लेना, ये फाइनल आंसर जो है वो यही आएगा। चेक कर लेते हैं, नाइन 962 इंटू 2 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 156, मॉलिक्यूलर मास कितना, अच्छा मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना, 130, गलत लिख दिया मैंने, 130 और 36 166 होगा, राइट। तो
2 into 962 into 106 divided by 166 1228. यस गुणित श्रीवास्तव 1228 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है 6। तो यहां पर मेनली पॉइंट ये कि हमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, हमें केवल किससे मतलब है, कार्बन से। कार्बन को हमने बैलेंस कर दिया और उससे हम इस प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन मास निकालना है तो 106 कहां से आया, सोचो आप। मॉलिक्यूलर मास है ये Na2CO3 का, ये मोल्स है और ये मास है। पैरेलल रिएक्शन किसे कहते हैं? पैरेलल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक कोई रिएक्टेंट है, ये किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है P1 और साइमल्टेनियसली किसी और प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है P2। एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहां पर। इसे हम कहते हैं पैरेलल रिएक्शन, यानी एक ही रिएक्टेंट इसमें और इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे KClO3 कन्वर्टिंग इनटू KCl प्लस O2, और यही KClO3 जो है कन्वर्ट हो जाता है KCl प्लस KClO4 में। तो यहां पर ये जो KClO3 है ये दो अलग अलग रिएक्शन के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है, इसे हम कहते हैं पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शन, एक कंटेनर में हमने KClO3 डाला, अब KClO3 की उसमें से कुछ अमाउंट इसमें कन्वर्ट हो गई, KClO3 की कुछ अमाउंट इसमें कन्वर्ट हो गई। इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं पैरेलल रिएक्शंस, जहां पर एक रिएक्टेंट दो अलग अलग रिएक्शन में इन्वॉल्व है। एक रिएक्टेंट दो अलग अलग रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन मोर देन वन रिएक्शन, reactant involved in more than one reaction in a container। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, KClO3 जो आप डाल रहे हो वो कुछ इसमें कन्वर्ट होगा, कुछ KClO3 इसमें कन्वर्ट होगा। हाँ, अब ये हमें नहीं पता कि इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो कि 20% इधर जा रहा है, 80% इधर जा रहा है, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। KClO3 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, जो भी आपको मोल्स दे रखे हैं 20%, 80%। अब आप इसको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो। ये सोचो कि ये 20% मोल्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, 80% यहाँ इन्वॉल्व है, या जो भी डेटा दे रखा हो, लेट से 30% इसमें इन्वॉल्व है, 70% इसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पर यहां पर तो ठीक है, अब इसी, हाँ, लेकिन याद रखना फिर से रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, बिना बैलेंसिंग के आप नहीं कर सकते हो। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए इसी पर बेस्ड। एटीन मोल्स ऑफ KClO3 18 moles of KClO3 are placed in a container
which undergoes chemical changes as shown above, which undergoes chemical changes as shown above. Find moles of KClO4 produced. Find moles of KClO4 produced if 6 moles of oxygen, 6 moles of oxygen is produced. If 6 moles of oxygen is produced, यानी 18 मोल्स KClO3 के लिए थे, और फाइनली हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स बने हैं 6, तो आपको बताना है KClO4 के कितने बनेंगे। इसके मोल्स दे रखे हैं, ऑक्सीजन के मोल्स दे रखे हैं, आपको KClO4 के मोल्स निकालने हैं। देखिए बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, सब ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ताकि जब हम आगे बढ़े तो ऐसा ना लगे कि सर इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने नहीं किए। ये हो सकता है आप में से बहुतों को लगे कि तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी हर एक कैटेगरी कवर हमें करनी है, तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। हमें क्या करना है, अगर आप में से पता भी है कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा तरीका है, कैसे हम इनको फास्ट कर सकते हैं। स्पीड भी हमें बढ़ानी है, मॉल कॉन्सेप्ट सीखना तो ही है, साथ साथ में हमें स्पीड भी बढ़ानी है, ताकि हम उन्हीं क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कर सकें। तो यहाँ पर फिर से क्या करना होगा, इनको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, आई थिंक ये बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर आप चाहो जैसे कर सकते हो, इक्वेशन बनाना चाहो वैसे भी कर सकते हो। मान लेते इसके यहाँ पर x मोल है, इसके यहाँ पर कितने कंज्यूम होते हैं y, तो कह सकता हूँ x प्लस वाई कितना हो जाएगा 18। अब अगर इसके x मोल है तो इसके x मोल से ऑक्सीजन के कितने बनेंगे 3x/2 और 3x/2, और हमें क्या कहा जा रहा है कितने मोल्स बन रहे हैं यहाँ पर इसके 6 मोल्स, तो ये कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी निकाल सकते हो 4। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 4 पुट कर दूं, यहाँ से देख लेना किस तरह से कर रहा हूं, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, और फिर y से इसके कितने बनेंगे 3/4, y और y की वैल्यू है 14, तो यहां पर पुट कर दीजिए 42/4 विच इज 10.5। हाँ, लेकिन इसी के अंदर और भी केसेस बनते हैं यहाँ पर, जैसे ये रिएक्शन है। एक और एग्जांपल में हम ले रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म CO, बैलेंसिंग कर सकते हैं, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू CO2। यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट था जो कि दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व है, जबकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है और जो दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पर आया है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है जो कि दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व है। इसे भी हम क्या कहते हैं, पैरेलल रिएक्शंस, इन्हें भी पैरेलल रिएक्शन ही कहा जाता है। अब आप जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हो, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हो, खैर इसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट हाँ प्रोडक्ट जो है CO या CO2, या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट जो है वो CO और CO2 का मिक्सचर भी बनता है, या तो केवल
यानी जब आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हो तो या तो प्रोडक्ट CO बनता है या प्रोडक्ट CO2 बनता है या समटाइम्स प्रोडक्ट जो होता है CO प्लस CO2 का मिक्सचर भी बनता है। तो यहां पर फिर से क्वेश्चन आता है कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे हैं तो कितना CO और कितना CO2 फॉर्म होगा। तो इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन है, वो अभी हम यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूं। तो लिखिए यहाँ पर, पहले क्वेश्चन लिखिए फिर उसको हम आगे समझते हैं। लिखिए क्वेश्चन, knowing the fact that carbon and oxygen react to form CO और CO2 CO कॉमा CO2 और both react to form CO CO2 or both depending upon the relative amount of carbon and oxygen, relative amount of carbon and oxygen. If oxygen is in excess amount, product will be CO2. Product will be CO2 and if carbon is in excess amount, product will be CO. Find the moles of product formed, if first part 2 mole carbon is mixed with 3 mole oxygen, सिद्धार्थ सिंह KClO3 किस सिचुएशन में अलग अलग प्रोडक्ट देता है, ये अभी हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो रिएक्शंस गिवन थी तो हमने लिख दिया। क्वेश्चन में रिएक्शंस गिवन थी, ये रिएक्शन हो रही है, दैट्स इट। इस चैप्टर के अंदर ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, सबको पता है CO2 बनता है, तो वो रिएक्शंस नहीं गिवन होती। इसके अलावा जो भी इस तरह की रिएक्शन होगी वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी। चैप्टर का भी मेन फोकस जो है वो इस पर है कि हाँ मोल्स कितने बन रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्वांटिटी क्या है, रिएक्शन कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। अगर सिंपल सी रिएक्शन है तब तो ठीक है, थोड़ी सी भी टफ हुई कॉम्प्लिकेटेड हुई तो वो हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी।
फर्स्ट पार्ट। अब यहां पर देखिए, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन भी बड़ी सिंपल सी है, तो देखते ही ये थोड़ा समझ में आ जाता है कि यहाँ कौन एक्सेस में है। वैसे ये कहना सही नहीं है कि जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वही एक्सेस में होगा, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो हमें दिख ही रहा है। तो ये बहुत आसानी से हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन, और फर्स्ट पार्ट के अंदर कार्बन एक्सेस में है या ऑक्सीजन, तो आई थिंक सबको दिख रहा है कि ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो हम प्रोडक्ट क्या बना देते हैं, CO2। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व, लेकिन मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के भी दो तरीके आपको बताऊंगा, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के भी आपको दो तरीके बताऊंगा, फिर उसके बाद हम थर्ड पार्ट पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेनली प्रॉब्लम किस पार्ट में होती है, थर्ड पार्ट में होती है। लेकिन उसके लिए पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को समझना जरूरी है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं। इसमें एक तो सिंपल सा तरीका है कि आपको पता चल गया कि यहाँ ऑक्सीजन एक्सेस में है और आपने प्रोडक्ट क्या बना दिया, CO2, यानी आपने रिएक्शन ही केवल कौन सी लिखी, CO2 की, आपने CO की रिएक्शन नहीं लिखी। यहाँ पर इसके 2 मोल, यहाँ पर इसके 3 मोल, लिमिटिंग कौन हो गया, कार्बन, ये 0, 2 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट कर जाएंगे, 1 मोल बच जाएगा, और इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। यानी फाइनली हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 मोल CO2 बनेगी और 1 मोल ऑक्सीजन बच जाएगी। ऑक्सीजन बच रही है और प्रोडक्ट भी हमने क्या बनाया है, CO2, तो इसका मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो प्रोडक्ट बनना भी क्या चाहिए, CO2 ही बनना चाहिए, जो कि सही है। और यही कह सकते हो हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि हमने CO2 बनाया और ऑक्सीजन बच रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2। लेकिन मान लीजिए इसी फर्स्ट पार्ट में आपको नहीं पता चलता है, आप में से किसी को नहीं पता चलता है कि सर कौन एक्सेस में है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकते हैं, तो आप में से मान लीजिए किसी ने प्रोडक्ट क्या बना दिया, CO बना दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने CO भी प्रोडक्ट बनाया है तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। ये एक तरीका हुआ, रिपीट कर रहा हूं, ये एक तरीका हुआ जिसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन एक्सेस में है और प्रोडक्ट हमने क्या बना दिया, CO2, प्रोडक्ट हमने बना दिया CO2। अब यहां पर मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका बता रहा हूं। उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। सपोज करिए आपने प्रोडक्ट पहले क्या बनाया, CO। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसके कितने मोल्स है, 2 मोल, इसके कितने मोल्स है, 3 मोल। अब आपने क्या किया, इसके 2 और इसके 3 मोल है, लिमिटिंग चेक करना होगा। लिमिटिंग कौन है, कार्बन ही है, 2/2 और यहां पर 3/1, तो यहां पर इसके 0 हो जाएंगे। 2 मोल से इसके कितने रिएक्ट करेंगे, 1, तो 3 में से 2 के साथ 1 रिएक्ट कर जाएंगे, तो बचेंगे कितने, इसके 2 मोल्स, और 2 मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स। लेकिन अब यहां पर हम देखें तो हमने प्रोडक्ट क्या बनाया, CO, प्रोडक्ट CO बनाया और ऑक्सीजन बच गई, यानी ऑक्सीजन बच रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में है, और एक्सेस में ऑक्सीजन और हम प्रोडक्ट CO बना रहे हैं, वो तो सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, कैंसिल करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे कैंसिल ना करो, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको अब आप एक सिक्वेंशियल रिएक्शन की तरह सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना है, तो अगर CO प्रोड्यूस आप कर रहे हो और ऑक्सीजन बच रही है, तो आप ये सोच सकते हो कि ये जो CO बनी है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी। ये CO जो बनी है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, CO2, क्योंकि CO और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना सकती है, CO2 बना सकती है। तो अब इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर आप इसको बैलेंस कर लो, इसको भी हमने बैलेंस कर लिया। CO के कितने मोल्स बने थे, यहां पर 2 मोल्स, ऑक्सीजन के कितने बचे हुए, 2। फिर से लिमिटिंग चेक कर सकते हो, अभी भी लिमिटिंग क्या होगा, CO, इसके 0 मोल्स, 2 के साथ 1, तो यहां पर 1 फिर से रिएक्ट कर जाएंगे,
तो 1 बच जाएंगे, ऐसे लिख देता हूं, नहीं तो मैं 2 - 1 मोल, और यहां पर इसके 2 मोल से कितने मोल्स बन जाएंगे, 2 मोल। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो फाइनली ऑक्सीजन के 1 मोल बचे हुए हैं, CO2 के 2 मोल्स बन गए। यही आंसर यहां से भी आया था। हाँ, कह सकते हो कि ये थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन इस मेथड का हमें फायदा मिलेगा जब हम थर्ड पार्ट पर आएंगे, राइट। तो ये चीज आपको करनी है यहां पर। इसी तरह से ये तो मैंने पार्ट 1 सॉल्व करके दिखाया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट के अंदर एक तरीका तो क्या है, अगर आपको पता चल जाए कि नहीं और कार्बन एक्सेस में, तो आपने प्रोडक्ट क्या बना लिया, CO। आपने प्रोडक्ट CO बना लिया, इसके 2 मोल है और इसके हाफ मोल है। लिमिटिंग निकालोगे तो 2/2 और यहां पर हाफ हो जाएगा, हाफ बाई 1, तो यहां पर ये 1, यहाँ हाफ, लिमिटिंग कौन हो गया, ऑक्सीजन, ये LR, ये 0, हाफ के साथ 1, तो 1 मोल इसके बच जाएंगे, और हाफ से इसके 1 से 2, तो हाफ से इसके भी 1। लेकिन अब यही पार्ट वापस है, दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं। अगर आपने पहले CO2 बना दिया होता तो क्या होता। अब आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि पहले आपने CO2 बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके कितने मोल्स थे, 2 मोल, इसके कितने मोल थे, हाफ मोल, और आपने प्रोडक्ट क्या बना दिया, CO2। चेक करते हैं वापस, लिमिटिंग कौन है, हाफ मोल, इसके 2/1 हाफ, लिमिटिंग यही होगा, ये 0, हाफ के साथ हाफ, तो रिएक्ट कर जाएगा, तो इसके कितने बचेंगे 1.5 और इसके कितने बनेंगे 0.5। लेकिन क्या किया आपने, प्रोडक्ट क्या बना दिया, CO2 और कार्बन बच गया। प्रोडक्ट हमने बना दिया CO2 और कार्बन बच गया, जबकि हमने तो कहा था अगर कार्बन एक्सेस में है तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, CO, जबकि कार्बन बचा हुआ है और हमने प्रोडक्ट क्या बना दिया, CO2। तो अब क्या करें, क्या इसको कैंसिल कर दें, नहीं। जैसे CO और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बना सकती है, उसी तरह से इसका उल्टा CO2 और कार्बन अगर बचा हुआ है, देखिए इसको यूं समझ लीजिए, CO2 में ऑक्सीजन, अगर हम कंपेयर करें CO और CO2 में, तो CO2 में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है, तो CO में कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है। तो अगर CO और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बना सकती है, तो इसका उल्टा CO2 और कार्बन रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, CO बना सकते हैं। तो अब इसी को फिर से आगे कंटिन्यू करिए। CO2 के कितने मोल्स थे हमारे पास, 0.5 मोल्स, CO2 के 0.5 मोल्स, कार्बन के कितने मोल्स बचे हुए हैं 1.5। रिएक्शन आई थिंक बैलेंस्ड है। लिमिटिंग कौन हो गया, CO2, ये हो गया 0, 0.5 के साथ इसके 0.5 रिएक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे 1 मोल, और 0.5 से इसके कितने बन जाएंगे 1 मोल। तो बड़ा सिंपल सा है। कृष्णामणि जी, आप वापस से सुनना इस लेक्चर को, अपने आप समझ में आएगा, कुछ नई चीज नहीं बताई है मैंने। सिक्वेंशियल रिएक्शन है, फिर से 2-3 बार सुनोगे, स्टेप्स को देखोगे तो अपने आप होगा, है ना। बहुत सिस्टमेटिकली मैंने बताया, ताकि हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट हर एक के मैंने 2-2 तरीके आपको बताए हैं। ये एक तरीका, यहाँ पर भी ये इसका दूसरा तरीका, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। हम मेनली ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्ट 3 है ना हमारा, वो हम सॉल्व कर सके, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम जो आती है वो थर्ड पार्ट में आती है। उसके लिए मैंने आपको ये दोनों तरीके बताए। आंसर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वही आ रहा है, चाहे इस तरह से करें चाहे इस तरह से करें। तो ये मेन पार्ट, यानी कैसे 2 तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक चीज याद रखना अच्छी तरह से, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से अब आप CO2 भी बना सकते हो, CO भी बना सकते हो। याद आपको यह रखना है कि अगर आपने प्रोडक्ट CO बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और ऑक्सीजन बच गई, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना देंगे, CO2। और इसी का उल्टा, CO2 और कार्बन रिएक्ट करके क्या बना देंगे, CO2। ये दोनों अगर है तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे। CO और O2 है तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CO2। CO2 में ऑक्सीजन कंपैरेटिवली ज्यादा है, CO में कार्बन ज्यादा है।
अब मैं आप यहां पर आ रहा हूं थर्ड पार्ट पर। एक्चुअली थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम क्या होती है, थर्ड पार्ट में ये नहीं समझ में आता हमें कि कार्बन एक्सेस में है या ऑक्सीजन एक्सेस में, ये नहीं समझ में आता है, देखते ही नहीं समझ में आता। तो अब थर्ड पार्ट में मेजर कंफ्यूजन होता है कि हम प्रोडक्ट क्या बनाएं। तो चलिए मैंने यहां पर लिख लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं, क्योंकि अब जैसा मैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने कोई भी रिएक्शन लिख दी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके 2 मोल और इसके 1.25 मोल्स। फिर से लिमिटिंग चेक करें, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसका 2/1 इसका 1.25/1, तो ये लिमिटिंग है, ये 0.25 1.25 के साथ 1.25 रिएक्ट कर जाएंगे, तो बचेंगे कितने 2। चलिए ऐसे लिख देता हूं 2 - 1.75 विच इज 1.25 विच इज 0.75, और 1.25 से इसके भी कितने बनेंगे 1.25। हाँ, लेकिन आप कह सकते हो कि हमने प्रोडक्ट क्या बनाया CO2 और कार्बन तो बच गया, यानी कार्बन जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, कार्बन एक्सेस अमाउंट में, क्योंकि कार्बन बच गया। तो हमने प्रोडक्ट क्या बना लिया CO2, वो तो गलत हो गया कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए CO, लेकिन अब इसको काटना नहीं है, आपको काटना नहीं है। अब आप क्या करोगे, कार्बन बच गया तो आप कार्बन बचे हुए कार्बन की किसके साथ रिएक्शन करवा दो CO2 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर 2CO। इसके कितने मोल्स बचे थे 1.25, इसके कितने थे 0.75। फिर से लिमिटिंग चेक कर लो, ये 0 इसके 0.5 और इसके कितने बन जाएंगे 1.5। तो ये तरीका है, लेकिन अब आपको इसको फिर से सॉल्व करना है। आपको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने यहां पर पहले CO2 बनाया और फिर CO2 को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया। इसी थर्ड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप पहले क्या बनाओगे CO, और फिर CO बनाने के बाद आप क्या बनाओगे CO2। 2 स्टेप में होगा क्वेश्चन, थर्ड पार्ट जो है वो 1 स्टेप में नहीं होगा। जबकि फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिया था वो 1 स्टेप में भी हो सकता है, 2 स्टेप में भी हो सकता है। वापस से बोल रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 1 स्टेप में भी हो सकता है, 2 स्टेप में भी हो सकता है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन 1 स्टेप में नहीं होगा, वो 2 स्टेप में होगा। उसका तरीका ये है, चाहे आप पहले CO बनाओ चाहे पहले CO2 बनाओ, वो क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट में ही यहाँ पर सॉल्व होगा। तो ये तरीका है। अभी आप वापस से इन क्वेश्चंस को 1-2 बार करो, नेक्स्ट टाइम फिर से मैं इसी एग्जांपल से, इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल और लेंगे और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका होमवर्क मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, अभी टाइम हो गया है, तो ग्रुप के अंदर जो भी होमवर्क है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।